है, तो इसको नोट भी कर लो, मैंने काफी लेट अभी अभी रिकॉर्डिंग ऑन किया। क्लियर कर दो? नहीं, एक सेकेंड। आज क्लास के एंड में थोड़े क्वेश्चन भी करवाऊंगी, ओरल क्वेश्चन। ओके। एटॉमिक साइज के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे ग्रुप्स एंड पीरियड में, ठीक है। पहला जो फैक्टर था वो था नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते थे टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा था, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ रहा था। सेकेंड फैक्टर क्या है? न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जो पीरियड में दिखता था, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। सो इसकी वजह से हम लोग वेरिएशन जो भी ट्रेंड है हम उसको पता लगा सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड में वॉशरूम से आ रहा हूँ, बस एक सेकेंड। बैक। नोट कर लिया इसको? एक सेकेंड। डन ना? नोट किया था? हाँ। आज मैं ज्यादातर तुमको नोट्स लिखवाऊंगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट एक पॉइंट बनाओ, नोट में डालो, कैटायंस is always smaller than वो पता है क्योंकि एनायन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन। नहीं, कंपेयर कर रहे हैं जो उसके जो पेरेंट एटम है, ठीक है। तो ये सब मैंने बताया है, बस नोट्स में डालो, ठीक है। कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, हाँ पता है। ठीक है। लाइक सोडियम, जब Na+1 आता है तो साइज छोटी होगी कि बड़ी?
सोडियम जब कैटायन फॉर्म में आ रहा है, प्लस बना रहा है, तो छोटा छोटा होगा, ठीक है। वैसे ही एनायन के लिए क्या होगा, एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन कैटायन ऑन द पेरेंट। नहीं, कंपेयर करें पेरेंट एटम से, कैटायन एनायन से नहीं कर रहे, ठीक है। पेरेंट एटम से कैटायन जो होता है स्मॉलर होता है एंड एनायन जो होता है वो लार्जर होता है, ठीक है। क्यों होता है मैंने एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेन कर सकते हो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि स्मॉल होता है तो क्यों होता है, लार्ज होता है तो क्यों होता है। हाँ, क्योंकि एनायन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका मतलब साइज बढ़ेगा, जबकि पेरेंट में कम होता है। ठीक है, मीन्स लाइक इसमें तुम बोलो 11 है तो यहाँ पे 10 है। और भी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था कि जैसे पॉजिटिव चार्ज अभी 11 है, 11 पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सो नेगेटिव पॉजिटिव का चार्ज न्यूक्लियस की तरफ चार्ज ज्यादा है तो ये पुल करेगा, इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉन का साइज, एनायन का साइज छोटा होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है। एंड एनायन के केस में क्या हो रहा है, जैसे मान लो मैंने लिया Cl प्लस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके न्यूक्लियस में 17 पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। 17 प्रोटॉन रहेगा बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18, ठीक है। तो पुल किस तरफ बढ़ेगा, बाहर की तरफ, तो इसकी साइज बड़ी होती है। एक एक्सप्लेन किया था ना, ठीक है। चलो अब एक यहाँ पे स्टार डाल के नोट डालो, एलिमेंट्स elements which lose electron to complete elements which lose electron to complete their octet are reducing agent, reducing agent। जैसे जो हमारा यहाँ पे सोडियम है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल की टेंडेंसी होती है क्या, टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट। जैसे सोडियम में क्या था 281, तो अपना ऑक्टेट करने के लिए अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है, ठीक है। सो मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट से तुमको क्या समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है विच आर रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें मेटल्स रहेगा तो मेटल को टिक करोगे, ठीक है। क्लियर कर दो इसको। एक सेकेंड। सो अभी तुमने क्या समझा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, ठीक है। क्लियर कर दूं।
क्लियर करो। हाँ हाँ बोला मैम। अच्छा, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक का मतलब समझ रहे हो, मैंने कराया है आइसो इलेक्ट्रिक आयंस। तुमको पता है क्या होता है ये? आइसो मीन्स सेम, ठीक है। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारे क्या होंगे? आयंस के हाँ आयन फॉर्मिंग होंगे, ठीक है। तो वहां पे साइज को कैसे बताओगे, मैंने ये भी तुमको पहले बताया, ठीक है। जैसे Mg2+ नोट भी बनाते जाओ, ठीक है। Na+F-O2-। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है क्या? 12 होता है, उसमें से 2 लूज किया है तो 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 11 में से 1 लूज किया है, 10 इलेक्ट्रॉन अगेन यहाँ भी है। 9 एक गेन किया है, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन 8 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो ऐसे स्पीसी को हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रिक, ठीक है। मतलब सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, ठीक है। तो साइज इसमें जल्दी से मुझे साइज का ऑर्डर बता दो, ये मैंने पहले तुमको बताया क्या ऑर्डर होगा। मान लो मैंने ये चारों में लगाया है A B C एंड D, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो भी आयंस गिवन है उसका क्या होगा, सोच के बताओ। सोच लिया? हाँ तुमको इसका आंसर बताना है। हाँ हाँ। हम्म इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तुमको, ठीक है। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा? अब देखो, अभी जस्ट पहले मैंने बनाया था, तुम ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव में कंपेयर कर देखो, जहाँ ज्यादा होगा, अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो साइज छोटा होगा। यहाँ पे 12 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। कौन खींचेगा, अंदर खींचेगा या बाहर खींचेगा? टग ऑफ वॉर, ये दोनों के बीच में चल रहा है, तो जो ज्यादा है वो खींच लेगा, वो जीतेगा। तो न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटी होगी, हाँ ठीक है। चलो अभी बताओ मुझे ऑर्डर फास्ट। सबसे छोटा A, देन उसके बाद 11। देखो ना, 11+10-, ऐसे सोचो, ये भी छोटा होगा, 11+10। ठीक है। यहाँ पे क्या है, तुम बना लो ऐसे, चाहिए तो इस सेल बना लो, इसके लिए भी एक सेल बना लो, ठीक है। 9 पॉजिटिव एंड 10, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए न्यूक्लियस में 8 पॉजिटिव और बाहर में है 10 नेगेटिव, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जहां ज्यादा है, तुमको जहां ज्यादा दिख रहा है, न्यूक्लियस में ज्यादा दिख रहा है उसका साइज, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा है, ये तो सब में सेम है, इसको तो अभी देखना ही नहीं है ना भाई, ठीक है। इसको देखना ही नहीं है, सब में सेम है। तो ऑर्डर क्या होगा, पहले ये ज्यादा खींचेगा, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ठीक है। तो उसके बाद टी। ए सबसे छोटा, देन बी, टी देन सी, उसके बाद सी उसके बाद डी। सी के बाद बी क्यों होगा? क्या? सबसे छोटा ये होगा ना। हाँ तो वही तो बोला। ए देन बी देन सी देन डी, ठीक है। ये मैंने पहले भी कराया था।
बट तुमको टाइम, हाँ बट तुमको टाइम लगा, ये इसके लिए ना ये कॉन्सेप्ट रखो, ठीक है। ओके। सिर्फ तुमको पॉजिटिव नेगेटिव देखना, ठीक है। तुमको क्या देखना है यहाँ पे, दो चीज देखना, ठीक है। देखना क्या है, कंपेयर करना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। ये होता है सेंटर में और ये होता है बाहर की तरफ नेगेटिव, ठीक है। तो जो ज्यादा होगा, अगर ये चार्ज ज्यादा होगा तो साइज छोटी होगी, ये बड़ा होगा तो साइज बड़ी होगी, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी, उसका ट्रेंड थोड़ा सा अभी चेक कर ले, हमने किया नहीं है पहले, ये आइडिया तो है तुमको थोड़ा बहुत, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी, जैसे किसी भी एक पीरियड का तुम उठा लो कुछ एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे ले लिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। ये थर्ड पीरियड के हैं एलिमेंट मैंने उठाया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट, इतना तो पता है। एक्सट्रीम लेफ्ट में, हाँ, बट देन एक्सट्रीम राइट में तो नहीं, मैंने जो बनाया, नहीं मैंने जो यहाँ पे बनाया हुआ, जो टेबल मैंने बनाया, अच्छा इसमें से, ओके ओके ओके। क्योंकि तुमको पता है कि जो नोबल गैसेस हैं वो नोबल गैसेस हैं वो तो नॉन रिएक्टिव होते हैं जनरली, वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। सो एक्सट्रीम लेफ्ट से मतलब है हेलोजेंस, एक्सट्रीम राइट से मतलब है हेलोजेंस एंड एक्सट्रीम लेफ्ट से ग्रुप 1, ठीक है। सो सोडियम यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। ये सब पॉइंट तुम नोट करोगे, ठीक है। मोस्ट, ओके जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे ही तुम अपनी नोटबुक में उतार लो, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। मेटल में मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। देन यहाँ राइट में आ रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। हाँ इसके बाद जैसे तुम यहाँ से जा रहे हो मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की तरफ, तो क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। और इस तरफ से तुम नॉन मेटल से अगर तुम यहाँ से ऐसे आ रहे हो इस तरफ, तो भी क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई, मतलब इससे कम डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी भी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज, डिक्रीज, ठीक है। और सिलिकॉन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। चलो कॉपी कर लिया इसको। एक सेकंड। हम्म,
ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम जाते हो तो अभी देखा सोडियम एंड क्लोरीन बीच के जो भी एलिमेंट थे, ठीक है। तो जब तुम मेटल में ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो तो उस रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। सो नोट डालो, reactivity increases on going down, reactivity increases on going down the groups, शिवांश। मेटल के लिए रिएक्टिविटी जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अब शेल बढ़ रही है तो क्या होगा, इजी होगा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज लूज करना, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो यहाँ पे मेटल के लिए ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। बट नॉन मेटल के लिए, नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, लेने की, ठीक है। तो जैसे जैसे वो शेल बढ़ते जा रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, तो न्यूक्लियस से दूर होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा होगा, ठीक है। और नॉन मेटल डिक्रीजेस, क्या है, नॉन मेटल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस गोइंग डाउन, तो अभी 2 पॉइंट नोट करो मेटल एंड नॉन मेटल्स के लिए। फॉर मेटल, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज at the bottom of the group, and for non-metal the most reactive non-metal is at the top of the group. नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑक्साइड, जैसे Na2O, ठीक है, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, Cl2O7। सो नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसा होता है, ये तुमको पता है कि ये मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है। ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, क्लोरीन क्या नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड, ठीक है। सो मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम भी और सिलिकॉन फॉस्फोर है, पोटाश फॉस। सो नेचर ऑफ ऑक्साइड में अब यहाँ पे ट्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो सोडियम का जो ऑक्साइड है वो स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा। मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। एंड नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। सो इस पे तुम डालो नोट कि स्ट्रॉन्गली बेसिक, देन MgO जो है ये भी बेसिक होता है, वैसे ही क्लोरीन का जो
नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है, ठीक है, वो कैसा होगा, एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है। तो रिएक्टिविटी एक्सट्रीम रहता है, ये देखो यहाँ पे सोडियम का ऑक्साइड है तो ये एक्सट्रीमली बेसिक होगा, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्साइड है तो ये एक्सट्रीमली एसिडिक होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, ठीक है। देन ये दोनों जो है ऑक्साइड, सिलिकॉन का एंड फॉस्फोरस का, ये होता है वीकली एसिडिक। इसके बारे में कुछ बता सकते हो, मैंने कभी डिस्कस किया है, इसका ऑक्साइड कैसा होगा, Al2O3, याद करो, कुछ तो टर्म बताया था मैंने, ये होता है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मतलब दोनों कैरेक्टर शो करता है, एसिडिक एंड बेसिक बोथ, बताया ना। इसको नोट करो। डन शिवांश? एक सेकंड। हेलो, ठीक है, तुमने पढ़ा आज, बोल रहे थे ना टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, रिप्रेजेंटेटिव्स, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ा ना आज। हाँ, जिसमें मोर देन वन से ज्यादा वेरिएबल वैलेंसी होता है। ओके, और भी कुछ पढ़ा, वन से ज्यादा वेरिएबल या पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड है ना, क्या डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के बारे में पता है ना। हाँ, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहीं मिला तुमको अभी टेक्स्ट बुक में? नहीं। ठीक है, एक छोटा सा नोट्स है, इसको लिखो, हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्वेश्चन में आता है। Elements in which atoms have all shell complete except valence shell. Except valence shell, last shell, which is incomplete.
except 18 group, all S block and P block elements except 18 group, all S block and P block elements are collectively called normal or representative elements. ठीक है, नोट किया इसको? एक मिनट, वापस बोलूं? हाँ 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 हाँ. Okay, elements in which atoms have all shell complete except valence shell, which is incomplete. हो गया? This is about transition. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है, एक्सेप्ट 18. Representative, sorry. आगे भी लिखो, एक्सेप्ट 18 ग्रुप मींस नोबल गैसेस, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल रहता है ना, ठीक है. कंडीशन क्या है कि जो लास्ट का शेल है वो उसके पहले वाला, ठीक है. So except 18 group all S block and P block elements. Ma'am, can you repeat this sentence? Yeah, except 18 group. No, except valence shell, which is incomplete. After that. Okay. Except valence shell, which is incomplete. After that. Except 18 group. All S block. 18 noble gases. 18 group. All S block and P block elements are called representative elements. अब इसमें ट्रांजिशन मेटल नहीं आएंगे, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं आएंगे, ठीक है. ट्रांजिशन एलिमेंट का भी 2 लाइन का नोट है, वो भी लिखो. Those elements which have after that partially filled d orbital in neutral or in any d orbital what? Partially filled d orbitals in neutral or in any stable oxidation state, ठीक है. ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें कि डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है और वो किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर में जिसमें वो स्टेबल है ऑक्सीडेशन स्टेट में या न्यूट्रल में, वो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है.
क्या लिखा मैंने ये? ट्रांसुरेनियम, पता है ये, सुना है कभी? क्या मेन्यू? ट्रांसुरेनियम सुना है कहीं? मिला है? नहीं मिला है? कुछ नहीं है जिसकी जेड की वैल्यू 92 से ज्यादा है। जेड क्या होता है? जेड इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर मोर देन 92 वैसे एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांसुरेनियम, ठीक है। द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92, ठीक है, नोट डाल लो इसको भी। एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92। कौन सा है? नहीं नहीं, मतलब इसका नाम क्या है ये, जैसे ट्रांजिशन है ये? TRANS। नहीं, हेलो हम्म हेलो। हम्म। ये ट्रांस, मतलब कौन सा, जैसे इसका कौन सा, किसका डेफिनेशन है ये? मैं वही बता रही हूँ, ट्रांसुरेनियम, इसका टर्म यही यूज होता है, ठीक है। मतलब 92 से ऊपर वाले एटॉमिक नंबर को बोलते हैं ट्रांसुरेनियम। ये रेयर है, तुमको शायद ही मिले, बट ठीक है। एटॉमिक नंबर 92। हाँ, एटॉमिक नंबर 92 से ऊपर जो भी है उसको बोल सकते हो तुम ट्रांसुरेनियम, ठीक है। थोड़े क्वेश्चन कर लो। First question. Metals are included in the long form of periodic table in options है क्वेश्चन नोट करो या फिर सुन लो। Metals are included in the long form of periodic table in 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है S block only, S block only, B P block only, क्वेश्चन देखना। ओके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। Metals are included in the long form of periodic table, ठीक है। इन, अब ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। S ब्लॉक ओनली, P ब्लॉक ओनली, C है तुम्हारा S एंड P ब्लॉक, D S P D एंड F ब्लॉक। पूरी पीरियोडिक टेबल तुम्हारे सामने है, अभी तुमको बहुत कुछ सीखने को मिला है, तुमने बहुत स्टडी भी किया है, तो इसका आंसर दो। शिवांश फास्ट। मेटल्स कहाँ पे है पीरियोडिक टेबल में? एस ब्लॉक पे है, P S P D and F। लास्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन इम्पॉर्टेंट मेरिट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज, अब ये मैं लिखूंगी नहीं, तुम ध्यान से सुनना, बहुत लिखना पड़ेगा, ठीक है। One important merit of modern periodic table is first, it explains why elements in the same group have the same chemical properties. सबसे इसका इंपॉर्टेंट मेरिट क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पढ़ते हैं लॉन्ग फॉर्म या मॉडर्न, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट
क्या मेरिट, ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में है कि इट एक्सप्लेन्स मॉडर्न या लॉन्ग फॉर्म, ठीक है, जो अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हैं, ठीक है। So first option is it explains why element in the same group, किसी भी ग्रुप, ये होता है ग्रुप, ठीक है, have same chemical properties. Second option, hydrogen has been placed accurately, ठीक है, isobars have not been placed separately. It is based on classifying elements according to their atomic masses. Common fast, बहुत इजी है, सिंपल है। मेरिट बताना, ये बाकी सब क्या बता रहा है, डिमेरिट्स बता रहा है, इसके लिमिटेशंस बता रहे हैं। हाइड्रोजन का प्लेस अभी भी उसको प्रॉपर प्लेस नहीं किया गया है, हाइड्रोजन अभी भी मेटल के साथ रखा गया है, ठीक है। आइसोबार के लिए कुछ सेपरेट प्लेस नहीं दिया गया है, और एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट होगा, ठीक है। अभी हमने इतने अच्छे से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अभी हमने एक्सप्लेन की ना, कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी हर कुछ, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट मेरिट पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन 1, ठीक है। ओके, समझ में आया क्या क्वेश्चन था? हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the long form of periodic table all the non-metals are placed in, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन थर्ड नोट करो। In the long form of periodic table all non-metals are placed in S ब्लॉक। फास्ट, बिना ऑप्शन के भी आंसर कर सकते हो तुम। नॉन मेटल्स को कहाँ रखा है, कौन से ब्लॉक में रखा गया है? एस, इसमें हाँ, कौन से ब्लॉक में है नॉन मेटल्स? शिवांश, पी ब्लॉक। इतना टाइम क्यों लगाया? हेलो, इतना टाइम क्यों लगाया बच्चे? मैं तो बोल रहा हूँ। अच्छा, तो कुछ तो तुम्हारा ना कभी कभी ब्रेक हो रहा, मान ही रहा हूँ, ठीक है। चलो तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन 4 नोट कर तुम, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a representative element। डिफिकल्ट है कि इजी है, बताओ। आई थिंक इजी है, बहुत इजी है, अभी अभी तो किया तुमने रिप्रेजेंटेटिव। जल्दी से आंसर बताओ। चलो ये नहीं कर, सोडियम, सोडियम तो इसमें दिया ही नहीं। क्या? सॉरी, अच्छा नहीं, नाइट्रोजन। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो।
क्वेश्चन है which of the following is not a representative। तो रिप्रेजेंटेटिव हो गया अगर तुम सोडियम पोटेशियम बोला तो। सोडियम पोटेशियम तो एस ब्लॉक के हैं। अभी अभी मैंने लिखवाया नोट। रिप्रेजेंटेटिव भी है नोबल गैसेस के अलावा ऑल एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो ये सब तो वैसे ही बाहर हो गए। ये दोनों एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक का है, ये पी ब्लॉक का। बेरियम भी एस ब्लॉक का है। ठीक है, देखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होता था, अभी अभी कराया, थोड़ा सा बताओ क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जिसका डी ऑर्बिटल पार्ट न्यूट्रल स्टेट में, न्यूट्रल डी ऑर्बिटल partially filled and in neutral, ट्रांजिशन एलिमेंट कोई भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। वो ट्रांजिशन एलिमेंट की बात होती है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्वेश्चन में ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। अच्छा, एलिमेंट्स इन कि all shell completely complete except valence shell। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव में तुम अभी डायरेक्ट अगर तुमको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हटाने तब आयरन होगा, तो ये सारे एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक हटा के सिर्फ यही बच रहा है। हाँ। ठीक है, चलो तुम यहाँ पे थोड़ा सा नोट करो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का ना कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा। ठीक है, देखो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। ठीक है, हमने 20 तक ही अभी तक स्टडी किया ना, इसके लिए भी नहीं हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर 26 होता है इसका, और कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे अगर तुम तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये कितना हो गया 10 और 8 18 हो गया। सो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो तुम। 18 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर किसका होता है, आर्गन का होता है 18 आर्गन। तो ये पूरा इतना लिखने की जगह हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके आ गया, ये हो गया तुम्हारा 18 के आगे और कितना चाहिए 8 ना। हाँ। ठीक है, तो 3p के बाद आएगा 4s, 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देन अभी आप वापस क्या आएगा 3d आएगा। हाँ। ठीक है, 3d6 3d6। ठीक है, तो हाँ। यहाँ पे हो क्या रहा है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए के लिए क्या था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा कंप्लीट फील्ड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो इसका लास्ट सेल तो 4th सेल में गया है ना, बट उसके पहले का सेल इनकम्प्लीट है ना, डी में तो 10 होता है ना। ठीक है, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन की ज्यादा डेप्थ का है, बट तुमने अभी ये सब किया है कॉन्फ़िगरेशन, तो तुम कर सकते हो, इसको भी कंप्लीट कर सकते हो। 4s3d6। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में क्या था, एलिमेंट इन विच एटम्स हैव ऑल शेल कंप्लीट एक्सेप्ट वैलेंस शेल। ठीक है, तो ये वैलेंस शेल तो नहीं है ना, ये थर्ड सेल के बारे में है ना, और ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो आयरन इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्लियर है? चलो, which of the following statement is not true for noble gases? ये तो इजी रहेगा, आई थिंक कर लोगे तुम। ध्यान से सुनना, they have stable configuration, ट्रू है कि फॉल्स है? नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। स्टेबल होता है, ट्रू है। ट्रू है। All of them contains 8 electron in their outermost shell, true or false? ट्रू। Okay, next, they are the zero group elements, true or false? जीरो ग्रुप भी बोलते हैं ना उसको। लास्ट, दे आर कलरलेस।
तो कलरलेस तो होते हैं, तो फिर इसमें कौन सा ऑप्शन है? तुमने सबको ट्रू बोला है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर नोबल गैसेज? वापस से बोलूं ऑप्शन? देखो पहला तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला तो सही है, क्योंकि बाकी के भी एलिमेंट्स वही वही अटेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में क्या है? ऑल ऑफ देम कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। हीलियम में ऑक्टेट होता है क्या? हीलियम भी तो नोबल गैस है ना, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया ना, ऑल ऑफ देम कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। हीलियम में 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? वही होते हैं ना। F2 होता है। तो ये ऑप्शन गलत होगा ना, सेकेंड, ठीक है। तो ये सब छोटा सा चीज ध्यान देना है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम को भूलना नहीं है। देखो ये छोटा सा, जब सब कुछ पता है फिर भी ये फंसा सकता है, तो और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। चलो, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35, पीरियोडिक टेबल बंद करके बैठना। अभी ये मैं टेस्ट ले रही हूँ छोटा सा तुम्हारा, ठीक है। एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल नहीं। हाँ अभी अभी के लिए मत खोल के रखना थोड़ा सा, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तुम कैसे अप्लाई करोगे जब तक खुद नहीं ट्राई करोगे। तो कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, तुमको बताना है बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी, एफ, कौन से ब्लॉक का है। तो इसको कैसे तुम समझोगे? क्या एटॉमिक नंबर सबका याद रखोगे, या कुछ स्मार्ट आइडिया लगा के निकाल सकते हो? क्या सोच सकते हो? चलो मैं सिखाऊं कुछ यहाँ पे तुमको ट्रिक्स? ठीक है। तो ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है? जैसे मान लो फर्स्ट पीरियड में जाओगे तो हाइड्रोजन एंड हीलियम है, हाइड्रोजन एंड हीलियम है, ठीक है। देन हाइड्रोजन के बाद लिथियम में जाते हो। एक सेकेंड, हेलो, हीलियम के बाद, हीलियम के बाद हीलियम, लिथियम। पीरियोडिक टेबल हेलो। में, हाँ पीरियोडिक टेबल में हीलियम के बाद क्या आता है? लिथियम। नहीं नहीं, उसके ग्रुप में नियॉन आता है, ठीक है। सब नोबल। हीलियम, नियॉन, उसके बाद आर्गन, क्रिप्टन, उसके बाद ठीक है, इधर भी जीन, बताओ, इधर उसके भी बाद बताओ, मेरे को याद इधर नहीं, बताओ। रेडॉन या फिर एक्स से कुछ है। जीनॉन, जीनॉन, ठीक है। हाँ जी, हाँ उसके हाँ, बाद रेड। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, यहाँ पे भी बताओ। पोटेशियम, यहाँ पर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये याद है। ठीक है। चलो तो मैं कुछ यहाँ पे तुमको बहुत ही काम का चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये हमारा कितना 5 o'clock तो हो गया, चलेगा? तुम्हारा कोई क्लास नहीं है ना अभी? है थोड़ा देर में बट ठीक है, तो इस पे एंड करते हैं ये बता के, ठीक है। अब ठीक देखो है। इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया है तुम्हारा फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन कहाँ आएगा? नियॉन के जस्ट पहले आएगा, ठीक है। फ्लोरीन के बाद क्या आएगा? हाँ, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन, हाँ, ठीक है। अब तुम यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है। अब ये देखो 1+2 किया तो इसका 3 होता है, +8 किया तो 11 होता है, प्लस हाँ, और 8 किया तो 19 होता है। 2 हाँ, 8 8 भर रहा है, हाँ, ठीक है। यहाँ पे भी 2 8, ठीक है। 2 8, क्लोरीन का कितना होता है? 9, क्लोरीन का 8 ऐड करोगे तो 17, ठीक है। अभी देखो तुमको एक ही पीरियड का है ना, सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन एक ही पीरियड का है, ठीक है।
बट यहाँ पे तुमको ध्यान क्या देना है कि पोटेशियम में अभी भी 8 ही भर रहा है, क्योंकि बीच में क्या आता है, डी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक आता है। अभी तुम जरा पीरियोडिक टेबल खोलो अपने सामने, ओपन करो। शिवांश खोल दिया। तो जो पोटेशियम है उसके आगे देखो 17 में तुमको ब्रोमीन दिख रहा है, दिख रहा है। सो बीच में डी ब्लॉक है, ठीक है। अब तुम पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, 19 में से 11 को माइनस करो, कितना आ रहा है, 8। 8। अच्छा, सेम पीरियड में तुम ब्रोमीन का 35 है, ठीक है। ब्रोमीन में से क्लोरीन को माइनस करो, 17, कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। हेलो, हाँ ठीक है। तो देखो सेम पीरियड में, क्योंकि बीच में डी ब्लॉक है तो यहाँ पे 8 भर रहा है, इस ब्लॉक में यहाँ 18 भर रहा है, ठीक है। सो अब तुम आ जाओ, समझ में आया मैं क्या बता रही हूँ, कैसे तुमको सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की, सॉरी एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। तुमको अगर पोटेशियम का नहीं भी याद है तो तुम +8 करके निकाल सकते हो ना। सो 2, 8, 8, 18, 18 ऐसे भरता है, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे तुम 8, 18 क्या ऐड करना है निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या था, तुमको x जिसका एटॉमिक नंबर था 35, तो तुमको नहीं भी याद है तो ये सब कुछ तुम इस पे अगर वर्कआउट किए हो, ठीक है, तो तुम 35 माइनस 18 करोगे तो तुमको क्या निकल जाएगा, 35 माइनस 18 करोगे तो 17 आएगा। 17 क्या है, 17 का तुमको तो पता है कि 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है, हाँ। तो उसके जस्ट नीचे का एलिमेंट है 18, और +18 करोगे, क्लोरीन में +18 करोगे तो क्लोरीन के नीचे क्या आता है, ब्रोमीन आता है ना। हाँ। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है, पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने बोला बहुत कुछ छुपा है, ठीक है, बहुत चीज तुम वहां से निकाल सकते हो। सो अभी तुमको कुछ ट्रिक पता चला एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ग्रुप में जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो तुमको ऐड करना है क्या, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। तो सब ग्रुप का तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, प्लस ऐड कर करके अगर तुमने नाम याद किया, जैसे तुमको याद है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, ठीक है। तो अगर तुमको सीजियम का नहीं भी याद है एटॉमिक नंबर तो तुम अभी कैलकुलेट कर सकते हो ना ऐड करके, ठीक है। हाँ ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ट्राई करो तुम एटॉमिक नंबर इस तरीके से करने के लिए, याद हो जाएगा और पीरियोडिक टेबल तुम्हारा और अच्छा हो जाए स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ठीक है। चलो एंड करो, हाँ ठीक है। चलो बाय। ओके बाय।